एक समय की बात है। मुगल बादशाह अकबर अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ अपने महल में बैठे थे। अकबर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से ऊब चुके थे और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का फैसला किया। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। मैं तुमसे एक दिन में 100 सवाल पूछूंगा और तुम्हें उन सभी का एक ही जवाब में हल देना होगा। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और हास्य की भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना बीरबल, मेरे सवाल सिर्फ साधारण प्रश्न नहीं होंगे। वे पहेलियों, विरोधाभासों और दिमाग घुमा देने वाले विचारों का एक मिश्रण होंगे। बीरबल ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। जहां पनाह, आपकी आज्ञा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पूरे दिन अकबर ने बीरबल पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने इतिहास, विज्ञान, दर्शन शास्त्र और यहां तक कि व्यक्तिगत राय के बारे में पूछा। अकबर का पहला सवाल था, बीरबल, दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मजबूत चीज समय है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें चढ़ाई। समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने समझाया, समय सब कुछ जीत लेता है जहां पनाह। ये पहाड़ों को मिटा देता है, साम्राज्यों को नष्ट कर देता है और सभी जीवित प्राणियों को बदल देता है। इसकी शक्ति अजेय है। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित हुए। उन्होंने अगला सवाल पूछा, बीरबल, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज शब्द है, जब वे प्यार और सम्मान से बोले जाते हैं। अकबर फिर से चकित थे। शब्द? तुम कैसे कह सकते हो कि शब्द सबसे मीठी चीज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मीठे शब्द दिलों को पिघला सकते हैं, आत्माओं को ठीक कर सकते हैं और लोगों को एक साथ ला सकते हैं। वे सबसे स्वादिष्ट मिठाई से भी ज्यादा खुशी लाते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, अकबर ने बीरबल से 100 सवाल पूछे और बीरबल ने हर एक का एक ही जवाब में हल कर दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी मूर्खता अज्ञानता है, क्योंकि ये इंसान को अंधेरे में रखती है और उसे सच देखने से रोकती है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी दौलत ज्ञान है, क्योंकि ये इंसान को समझने, सीखने और बढ़ने की शक्ति देता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी गरीबी क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी गरीबी असंतोष है, क्योंकि ये इंसान को कभी खुश नहीं होने देता, चाहे उसके पास कितना भी हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी खुशी संतोष है, क्योंकि ये इंसान को शांति और तृप्ति की भावना देता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी बुराई क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी बुराई नफरत है, क्योंकि ये इंसान को दूसरों को नुकसान पहुंचाने और खुद को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा गुण क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा गुण प्यार है, क्योंकि ये इंसान को दूसरों की परवाह करने, उन्हें माफ करने और उनके साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित करता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा रहस्य जीवन है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कहां से आता है या ये कहां जाता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा चमत्कार जन्म है, क्योंकि ये एक नए जीवन की शुरुआत और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा डर क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा डर मृत्यु है, क्योंकि ये ज्ञात के अंत और अज्ञात की शुरुआत का प्रतीक है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी आशा क्या है?
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी आशा पुनर्जन्म है, क्योंकि ये एक नए जीवन की संभावना और हमेशा के लिए रहने वाले आत्मा का प्रतीक है। जैसे ही अकबर ने अपना 100वां सवाल समाप्त किया, उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया है। तुमने मेरे सभी 100 सवालों का एक ही जवाब में हल कर दिया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। ये सब आपकी कृपा है, जहांपनाह। अकबर ने कहा, लेकिन अब मुझे बताओ, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? तुमने मेरे सभी सवालों का एक ही जवाब में कैसे हल किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, उत्तर बहुत सरल है। मैंने आपके सभी सवालों को एक ही धागे से जोड़ा, और वो धागा मानव अनुभव है। अकबर ने कहा, मानव अनुभव? तुम क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आपके सभी सवाल मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं से संबंधित थे। वे जीवन, मृत्यु, प्यार, नफरत, खुशी, दुख, ज्ञान और अज्ञानता के बारे में थे, और इन सभी चीजों को मानव अनुभव के छत्र के नीचे संक्षेपित किया जा सकता है। अकबर बीरबल के स्पष्टीकरण से चकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सभी सवालों को एक ही अवधारणा से जोड़ा जा सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है, जहांपनाह। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कुछ और बता सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जीवन एक पहेली है, और हर दिन हमें इसे सुलझाने के लिए एक नया सुराग मिलता है। हमें कभी भी सीखना और खोजना बंद नहीं करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही हो। जीवन वास्तव में एक पहेली है, और हमें हमेशा इसे सुलझाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। अकबर और बीरबल ने एक साथ हंसे। उनके बीच की पहेलियों और सवालों की कड़ी ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। यह सुनकर कि अकबर बीरबल के जवाब से प्रसन्न है, वहां मौजूद दरबारी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक आखिरी बात, हर सवाल का एक जवाब होता है, और हर जवाब का एक सवाल होता है। जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करते हो, बीरबल। मुझे खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो। और इस तरह अकबर और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य की कहानियों के साथ इतिहास में नीचे चले गए। बीरबल की इस अनोखी बुद्धिमत्ता ने अकबर को बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने बीरबल को एक बहुमूल्य उपहार से सम्मानित किया। इस घटना के बाद बीरबल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई, और लोग दूर दूर से उनकी बुद्धिमत्ता का अनुभव करने आते थे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से अकबर के दरबार में हमेशा एक खास जगह बनाए रखी। कहानी का अंत। एक समय की बात है, मुगल बादशाह अकबर के विशाल साम्राज्य में एक अनूठा हाथी रहता था। यह कोई साधारण हाथी नहीं था। ये एक गूंगा हाथी था, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी आवाज नहीं निकाली थी। उसका नाम था गजराज। गजराज बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी खामोशी रहस्यमयी थी। दरबारी और आम लोग सभी इस बात पर चकित थे कि इतना बड़ा प्राणी कैसे एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अकबर को गजराज बहुत प्रिय था। उन्होंने उसे अपनी शाही सवारी के रूप में रखा था, और उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा का इंतजाम किया था। लेकिन मन ही मन अकबर हमेशा चाहते थे कि गजराज बात करे। उन्होंने कई वैद्यों, जादूगरों और विद्वानों को बुलाया, जिन्होंने गजराज को बोलने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। कोई भी उसकी चुप्पी तोड़ नहीं पाया। एक दिन अकबर ने अपने बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास एक और चुनौती है तुम्हारे लिए। मेरा प्यारा गजराज, जो मेरा गौरव है, वो गूंगा है। क्या तुम उसे बोलने पर मजबूर कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सको
तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये तो एक रोचक पहेली है। मैंने इंसानों को बात करते हुए सुना है, पक्षियों को गाते हुए देखा है, लेकिन एक गूंगे हाथी को बात करते हुए देखने का अवसर मुझे पहले कभी नहीं मिला। तो क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो, बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। क्यों नहीं, जहांपनाह, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। और हां, मुझे गजराज के साथ कुछ अकेले समय की भी आवश्यकता होगी। बीरबल ने अपनी शरारती मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने अगले कुछ दिन गजराज के अस्तबल में बिताए। हर कोई सोच रहा था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। कुछ दरबारी तो शर्त भी लगा रहे थे कि बीरबल इस बार जरूर हारेंगे। एक हाथी कैसे बात कर सकता है? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। बीरबल भी इंसान ही है, कोई जादूगर नहीं। बीरबल ने गजराज को ध्यान से देखा। वो उसके पास बैठ गए, उसे फल खिलाए और उसके विशाल शरीर पर प्यार से हाथ फेरा। बीरबल ने उससे बातें की, कहानियां सुनाई और यहां तक कि उसे कुछ हास्य कविताएं भी पढ़कर सुनाई। लेकिन गजराज बिल्कुल खामोश रहा। वो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाता और अपनी सूंड हिलाता। तीसरे दिन बीरबल अकबर के पास आए। जहांपनाह, मुझे लगता है कि मैंने गजराज के गूंगे होने का कारण जान लिया है। अकबर उत्सुकता से बोले। क्या क्या है वो कारण? बीरबल ने गंभीरता से कहा। जहांपनाह, मुझे लगता है कि गजराज इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे कोई दिलचस्प बात सुनने को नहीं मिलती। उसे कोई ऐसी बात नहीं मिली जिस पर वो प्रतिक्रिया देना चाहे। दरबारी हंस पड़े। ये क्या बकवास है? एक दरबारी ने फुसफुसाया। एक हाथी को बात करने के लिए दिलचस्प बात चाहिए। अकबर भी थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा रखा। तो तुम क्या सुझाते हो, बीरबल? मुझे एक और दिन चाहिए, जहांपनाह, और मुझे गजराज को लेकर बाजार जाना होगा। बीरबल ने कहा। अगले दिन बीरबल गजराज को लेकर बाजार में निकल पड़े। ये एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल हाथी जिसके बगल में छोटा सा बीरबल चल रहा था और उसके पीछे भीड़ उमड़ पड़ी थी। बाजार में हर कोई हैरान था। बीरबल गजराज को एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले गए और रुक गए। उन्होंने एक ऊंची आवाज में घोषणा की। सुनो, सुनो, ए दिल्ली के लोगों, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो इतना मूर्ख था कि उसने एक हाथी को यह सिखाने की कोशिश की कि वो उड़ान भर सके। गजराज ने अपनी सूंड उठाई और एक अजीब सी आवाज निकाली। ये आवाज किसी हाथी की गर्जना जैसी नहीं थी, बल्कि एक धीमी, गहरी खर्राटे जैसी थी। लोग चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। हां, और उस राजा ने हाथी को उड़ना सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा पंख बनाया और उसे हाथी की पीठ पर बांध दिया। फिर उसने हाथी को एक ऊंची चट्टान से धक्का दे दिया। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, गजराज ने अचानक अपनी सूंड ऊपर उठाई और एक जोरदार फुर्ररर की आवाज निकाली। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि बाजार में मौजूद सभी लोग उछल पड़े। यह स्पष्ट रूप से एक हाथी की आवाज थी, लेकिन ऐसी आवाज जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बीरबल ने आंख मारी और कहा, और जब हाथी नीचे गिरा तो राजा ने कहा, देखो, मैंने कहा था न कि ये उड़ सकता है, बस थोड़ी लैंडिंग मुश्किल थी। इस बार गजराज ने एक जोरदार धड़ामम की आवाज निकाली और फिर एक लंबी, गहरी, स्पष्ट रूप से हा की हंसी। ये हाथी की हंसी थी। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोगों ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। एक गूंगा हाथी बोल उठा था और वो हंस भी रहा था। खबर जंगल की आग की तरह महल में फैली। अकबर तुरंत बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा कि गजराज जोर जोर से हंस रहा था और बीरबल उसे सहला रहे थे। बीरबल, ये क्या चमत्कार है? अकबर ने विस्मय से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये कोई चमत्कार नहीं,
बस थोड़ा सा मनोविज्ञान। गजराज को ऐसी कोई बात नहीं मिली थी जो उसके दिल को छू जाए, जो उसे सोचने पर मजबूर करे या उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करे। लेकिन जब मैंने उसे एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जो इतना मूर्ख था कि उसने एक हाथी को उड़ने की कोशिश की, तो गजराज को यह इतना हास्यास्पद लगा कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। गजराज ने अपनी सूंड हिलाते हुए एक और हां की आवाज निकाली, जैसे वो बीरबल की बात से सहमत हो। अकबर हंस पड़े। तो तुम कह रहे हो कि गजराज को मूर्खतापूर्ण राजाओं के बारे में चुटकुले पसंद है? हां, जहां पनाह। और उसे लगता है कि कोई भी हाथी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उड़ने की कोशिश करे, या कोई राजा इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसी उम्मीद करे, बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा। गजराज ने अपनी सूंड से बीरबल को धीरे से धक्का दिया, जैसे वो कह रहा हो, हां, तुम सही कह रहे हो। पूरे दरबार में हंसी और खुशी का माहौल छा गया। अकबर ने बीरबल को उनके वादे के अनुसार 1000 सोने के सिक्के दिए और कहा, बीरबल, तुम वाकई अतुलनीय हो। तुमने एक गूंगे हाथी को बोलने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, हर प्राणी में एक आवाज होती है, बस उसे सुनने वाला कान और बोलने के लिए सही प्रोत्साहन चाहिए। उस दिन के बाद से गजराज कभी कभी बोलता था। वो मुख्य रूप से तब बोलता था जब कोई मूर्खतापूर्ण बात होती थी या जब बीरबल उसे कोई मजेदार कहानी सुनाते थे। उसकी आवाज हमेशा थोड़ी अजीब और कर्कश थी, लेकिन वो बोलता था, वो चां करता था और कभी कभी धड़ाम मम जैसी आवाजें भी निकालता था जब उसे कोई बात बहुत ही बेतुकी लगती थी। एक बार एक नया दरबारी अकबर के दरबार में आया। उसने गजराज के बारे में सुना था, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया था। उसने गजराज के पास जाकर कहा, ए हाथी, तुम क्यों नहीं बोलते? क्या तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है? गजराज ने उस दरबारी की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर, और एक लंबी गहरी की आवाज निकाली, जैसे वो सोच रहा हो। फिर उसने अपनी सूंड उठाई और एक जोरदार ऊंटप टांग की आवाज निकाली। दरबारी चौंक गया और पीछे हट गया। बीरबल मुस्कुराए। लगता है गजराज को तुम्हारी बात ऊंटप टांग लगी, जनाब। अकबर ने दरबारी को हंसते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था न कि गजराज अपनी पसंद की बातें बोलता है, और लगता है उसे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। गजराज की कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। वो न केवल एक गूंगा हाथी था जो बोल उठा था, बल्कि वो एक ऐसा हाथी भी बन गया था जिसकी अपनी राय थी और जो मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करता था। वो दरबार का मनोरंजन करता था और बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक जीता जागता प्रमाण बन गया था। और इस तरह बीरबल ने न केवल गजराज को बोलने पर मजबूर किया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे गहरी चुप्पी को तोड़ने के लिए सिर्फ एक अच्छी हंसी और थोड़ी सी बेवकूफी की कहानी की जरूरत होती है। गजराज और बीरबल की ये अनोखी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उनकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं, जिससे लोगों को हंसी और बुद्धिमत्ता दोनों मिलती रही। कहानी का अंत। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपनी भव्य नींद के लिए जाने जाते थे। उनके शयन कक्ष में मखमली चादरें, रेशमी तकिए और एक ऐसा बिस्तर था जो इतना आरामदायक था कि किसी को भी स्वर्ग का अनुभव करा दे। लेकिन हाल ही में अकबर को एक अजीब ओगरी बीमारी लग गई थी। उन्हें सपनों में उड़ने की बीमारी हो गई थी। हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हर रात जैसे ही अकबर नींद की गहराइयों में उतरते, उन्हें महसूस होता कि उनका बिस्तर हवा में उठ रहा है। पहले तो उन्हें यह बड़ा सुखद लगा। वो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे बादलों के ऊपर से उड़ते, अपने विशाल साम्राज्य को एक छोटे से खिलौने जैसा देखते। वो नदियों, पहाड़ों और घने जंगलों के ऊपर से गुजरते और सुबह उठकर इस अनुभव से प्रफुल्लित महसूस करते। लेकिन धीरे धीरे ये सुखद अनुभव एक डरावने सपने में बदल गया। अकबर को डर लगने लगा
कि उनका बिस्तर कभी कभी नियंत्रण खो देता है। कभी वो उन्हें सीधे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाता, जहां बर्फीली हवा उन्हें कम कंपा देती। कभी वो उन्हें किसी दलदल के ऊपर छोड़ देता, जहां कीचड़ की दुर्गंध उन्हें परेशान करती। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका उड़ता बिस्तर उन्हें सीधे एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर ले गया, जहां मधुमक्खियों ने उनके सिर पर भिनभिना कर उन्हें डरा दिया। अब अकबर को नींद से डर लगने लगा था। वो रात भर जागने की कोशिश करते, लेकिन नींद तो नींद है, वो तो अपना काम करके ही रहती है। उनकी आंखें बोझल हो जाती, और जैसे ही वो झपकी लेते, उनका बिस्तर फिर से उड़ने लगता। वो दिन भर थके और चिड़चिड़े रहते। उनकी शाही सभाओं में भी उनका मन नहीं लगता। वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, लोबान जलाए, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अकबर के उड़ने वाले बिस्तर की समस्या जस की तस बनी रही। दरबारी भी परेशान थे। एक सम्राट जो ठीक से सो नहीं पाता, वो भला ठीक से शासन कैसे करेगा? आखिरकार अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने अपनी उदास आवाज में कहा, मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मैं सपनों में उड़ता हूं, लेकिन ये अब सुखद नहीं रहा। मेरा बिस्तर मुझे अजीबोगरीब जगहों पर ले जाता है, और मुझे डर लगता है कि किसी दिन मैं सचमुच गिर न जाऊं। बीरबल ने गंभीरता से सारी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही अनोखी समस्या है। एक उड़ता हुआ बिस्तर। क्या आप वाकई में उड़ते हुए महसूस करते हैं, या ये सिर्फ एक सपना है? ये सपना ही है, बीरबल, लेकिन ये इतना जीवंत लगता है कि मुझे लगता है कि ये सच है। और ये मुझे थका देता है, इतना थका देता है कि मैं अपने राज्य के कामों पर ध्यान नहीं दे पाता। अकबर ने हाथ मलते हुए कहा, ठीक है जहांपनाह, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। बीरबल ने कहा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने दरबारियों और महल के नौकरों से बात की। उन्होंने अकबर के सोने के कमरे का मुआयना किया, उनके बिस्तर को ध्यान से देखा, और यहां तक कि रात में छिपकर अकबर के सोते समय उनकी निगरानी भी की। बीरबल ने देखा कि जब अकबर सो रहे होते थे तो उनके हाथ पैर थोड़ा हिलते थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। उन्होंने ये भी देखा कि अकबर के बिस्तर के नीचे एक छोटी सी खिड़की थी, जो अक्सर खुली रह जाती थी। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास वापस आए। जहांपनाह, मुझे लगता है कि मुझे आपकी उड़ने की बीमारी का इलाज मिल गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सच में बीरबल? बताओ, क्या है वो इलाज? क्या मुझे कोई खास जड़ी बूटी खानी होगी, या कोई विशेष मंत्र पढ़ना होगा? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, न जड़ी बूटी न मंत्र। आपको बस एक छोटी सी चीज करनी होगी। क्या? अकबर ने बेसब्री से पूछा। आपको अपने बिस्तर पर एक बड़ी सी पतंग बांधनी होगी, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। अकबर और दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। पतंग? अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो क्या? पतंग मेरे उड़ते हुए बिस्तर को कैसे रोकेगी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पतंग को उल्टा बांधना होगा, ताकि उसका मुंह नीचे की ओर हो, और उसके साथ एक भारी पत्थर बांधना होगा। दरबारी हंसने लगे। बीरबल पागल हो गए हैं। एक दरबारी ने फुसफुसाया, एक पतंग और पत्थर से क्या होगा? अकबर भी थोड़ा नाराज हुए। बीरबल, मैं एक गंभीर समस्या में हूं, और तुम मुझे पतंग बांधने की सलाह दे रहे हो? जहांपनाह, मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। बस एक रात के लिए इसे आजमाइए। अगर यह काम नहीं करता है तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अकबर रिलक्टेंट थे, लेकिन बीरबल पर उनका भरोसा गहरा था। उन्होंने बीरबल की बात मान ली। उस रात बीरबल की निगरानी में अकबर के बिस्तर के ऊपर एक बड़ी सी पतंग को उल्टा करके बांधा गया, और उसके साथ एक भारी पत्थर भी लटकाया गया। अकबर उस रात बिस्तर पर लेटे थोड़ा घबराए हुए थे।
उन्हें लगा कि ये सब व्यर्थ है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोने की कोशिश की। जैसे ही वो नींद की गहराइयों में उतरे, उन्हें महसूस हुआ कि उनका बिस्तर फिर से ऊपर उठ रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन्हें लगा कि कोई चीज उन्हें नीचे खींच रही है। पतंग और पत्थर का वजन उन्हें वापस जमीन की ओर खींच रहा था। उनके उड़ने का अनुभव थोड़ा कम हो गया। उन्हें अभी भी उड़ने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वो पहले जितना तेज या डरावना नहीं था। ये थोड़ा धीमा और नियंत्रित था। और सबसे मजेदार बात यह थी कि जब उन्होंने उड़ान भरी तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका बिस्तर लगातार नीचे की ओर खींच रहा था, जैसे कोई उन्हें वापस जमीन पर लाना चाहता हो। उनके सपनों में ये एक मजेदार खींचतान बन गई। सुबह अकबर जागे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने रात भर उड़ने का सपना देखा था, लेकिन इस बार वो डरने के बजाय हंसते रहे। उन्हें याद आया कि उनके बिस्तर के नीचे से कोई चीज उन्हें लगातार नीचे खींच रही थी, और ये उनके उड़ने के अनुभव को एक अजीब कॉमेडी में बदल रहा था। बीरबल, अकबर ने उत्साहित होकर बुलाया, तुमने कमाल कर दिया। मैं अभी भी उड़ा, लेकिन इस बार मुझे मजा आया। मुझे लगा कि कोई मुझे नीचे खींच रहा था, और ये इतना हास्यास्पद था कि मैं रात भर मुस्कुराता रहा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये सब संतुलन का खेल है। जब आप उड़ते हुए महसूस कर रहे थे तो आपके दिमाग में कोई संतुलन नहीं था। पतंग और पत्थर ने आपके सपनों को एक संतुलन प्रदान किया। दरबारी, जो ये सब सुन रहे थे, चकित थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक पतंग और पत्थर ने इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, ये काम कैसे करता है? क्या ये जादू है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। जब आप सपनों में उड़ते थे तो आपके दिमाग में कोई सीमा नहीं थी। आप जहां चाहे जा सकते थे, और ये आपको कभी कभी डराता था। लेकिन जब आपने पतंग और पत्थर को अपने बिस्तर से बांधा तो आपके अवचेतन मन ने ये मान लिया कि आपके उड़ने की एक सीमा है। सीमा? अकबर ने पूछा। हां, जहांपनाह। पतंग का मतलब था कि आप उड़ सकते हैं, लेकिन पत्थर का मतलब था कि आप नीचे खींचेंगे। आपके दिमाग ने इन दोनों को मिलाकर एक मजेदार खींचतान बना दी। यह आपको उड़ने का आनंद लेने देता है, लेकिन साथ ही आपको यह भी महसूस कराता है कि आप सुरक्षित हैं और वापस जमीन पर आ जाएंगे। बीरबल ने कहा। अकबर हंस पड़े। तो तुम कह रहे हो कि मेरा दिमाग एक बच्चे की तरह है जिसे उड़ना पसंद है, लेकिन उसे पता है कि उसे वापस मां की गोद में लौटना होगा। बिल्कुल, जहांपनाह। और पतंग और पत्थर ने आपके दिमाग को यह आश्वासन दिया। बीरबल ने कहा। उस दिन के बाद से अकबर ने हर रात अपने बिस्तर से पतंग और पत्थर बांधकर सोना शुरू कर दिया। उनके उड़ने के सपने अब डर के बजाय हंसी और आनंद से भरे होते थे। उन्हें मजा आता था ये महसूस करके कि उनका बिस्तर हवा में तैर रहा है, लेकिन साथ ही उन्हें पता होता था कि कोई चीज उन्हें वापस जमीन पर खींच रही है। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनका बिस्तर उन्हें सीधे एक बादलों से भरे महल में ले गया। महल के अंदर उन्हें कई अन्य राजा मिले, जो सभी अपने अपने उड़ने वाले बिस्तरों पर बैठे थे। उनमें से एक राजा ने कहा, देखो, अकबर आ गए। उनका बिस्तर तो पतंग और पत्थर से बंधा है। वो कितनी धीमी गति से उड़ते हैं। अकबर अपने सपने में हंस पड़े। उन्होंने उस राजा से कहा, हां, मैं धीरे उड़ता हूं, लेकिन मैं कभी दलदल में नहीं गिरता और न ही मधुमक्खी के छत्ते के पास जाता हूं। मेरा उड़ना नियंत्रित और मजेदार है। अन्य राजाओं ने अकबर की बात सुनी और सोचने लगे। उनमें से कई को भी सपनों में उड़ने की बीमारी थी, और वे अकबर की तरह ही परेशान थे। सुबह उठकर अकबर ने यह सपना बीरबल को सुनाया। बीरबल फिर से मुस्कुराए। जहांपनाह, लगता है आपकी उड़ने की बीमारी अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य हार से सम्मानित किया।
बीरबल, तुमने न केवल मेरी नींद वापस दिलाई, बल्कि तुमने मुझे यह भी सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे सरल चीजों में छिपा होता है, और यह कि हास्य किसी भी डर को दूर कर सकता है। बीरबल ने विनम्रता से हार स्वीकार किया। जहां पनाह, बुद्धिमत्ता अक्सर अजीब वेश में आती है, जैसे एक पतंग और एक पत्थर। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से अकबर की उड़ने की बीमारी का इलाज किया। अकबर अब हर रात शांति से सोते थे, और अगर उनका बिस्तर कभी उड़ता भी था तो वो उन्हें हंसाता था, डराता नहीं। ये कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई, जिससे लोगों को पता चला कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं थी, और वे किसी भी समस्या का समाधान, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हो, ढूंढ सकते थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी अनोखी कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी का अंत। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा इत्र व्यापारी रहता था जिसका नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन का इत्र पूरे शहर में मशहूर था। उसकी दुकान से निकलने वाली खुशबू इतनी मोहक होती थी कि राह चलते लोग भी एक पल रुककर उसकी सुगंध में खो जाते थे। नसरुद्दीन के पास गुलाब, चमेली, चंदन और न जाने कितने ही तरह के फूलों और लकड़ियों से बने इत्र थे। उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। नसरुद्दीन की दुकान के ठीक बगल में एक गरीब मोची रहता था, जिसका नाम था करीम। करीम अपनी छोटी सी दुकान में दिन भर जूते चप्पल बनाता और उनकी मरम्मत करता। करीम बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। उसकी दुकान से कभी चमड़े की गंध आती तो कभी पॉलिश की। करीम को नसरुद्दीन के इत्र की खुशबू बहुत पसंद थी। वो दिन भर काम करते हुए भी इत्र की मीठी खुशबू में सांस लेता रहता था। उसे लगता था कि ये खुशबू उसकी थकान मिटा देती है और उसके मन को शांति देती है। वो कभी कभी दुकान के बाहर खड़े होकर गहरी सांस लेता, मानो वो मुफ्त में इत्र का आनंद ले रहा हो। नसरुद्दीन, जो स्वभाव से थोड़ा लालची और कंजूस था, करीम की इस आदत को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि करीम उसकी खुशबू चोरी कर रहा है। वो मन ही मन कुढ़ता था, ये गरीब मोची मेरी इतनी महंगी खुशबू मुफ्त में क्यों सूंघ रहा है? मेरी खुशबू का एक एक कतरा सोने से भी महंगा है, और ये मुफ्त में उसका मजा ले रहा है। एक दिन नसरुद्दीन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने करीम को अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर खुशबू लेते हुए देखा। नसरुद्दीन अपनी दुकान से बाहर निकला और करीम के पास जाकर गुस्से से बोला, ए मोची, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी खुशबू चुरा रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरे इत्र कितने महंगे हैं? तुम रोज मेरी खुशबू का मुफ्त में आनंद लेते हो और मुझे एक पैसा भी नहीं देते। करीम हैरान रह गया। खुशबू चुरा रहा हूं? क्या बात कर रहे हो नसरुद्दीन भाई? खुशबू को भला कोई कैसे चुरा सकता है? वो तो हवा में घुल जाती है। नहीं, तुम मेरी खुशबू की हवा चुराते हो। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम मेरी खुशबू को अपने फेफड़ों में भर लेते हो। ये चोरी है, नसरुद्दीन चिल्लाया। करीम हंस पड़ा। भाई साहब, अगर खुशबू इतनी आसानी से चोरी हो सकती है तो हवा भी चोरी हो सकती है। फिर तो हर सांस लेने वाला चोर है। बकवास मत करो। मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खुशबू की चोरी भी एक अपराध है। नसरुद्दीन ने धमकी दी, और नसरुद्दीन ने वही किया। वो अगले दिन करीम के खिलाफ मामला लेकर शाही अदालत में पहुंच गया। सम्राट अकबर अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ न्याय की कुर्सी पर बैठे थे। नसरुद्दीन ने अपनी कहानी सुनाई। जहांपनाह, ये करीम मोची मेरी खुशबू का चोर है। वो रोज मेरी दुकान से निकलने वाली इत्र की खुशबू को मुफ्त में सूंघता है। मेरी खुशबू बहुत महंगी है। जहांपनाह, वो मेरी मेहनत का फल चुरा रहा है। करीम ने अपनी बात रखी। जहांपनाह, खुशबू भला कोई कैसे चुरा सकता है? वो तो हवा में घुल जाती है। मैं तो बस सांस लेता हूं, और अगर उसमें खुशबू आती है तो ये मेरी गलती कैसे है? अकबर और बीरबल ने ध्यान से दोनों की बातें सुनी। दरबारी भी फुसफुसा रहे थे। किसी ने कभी
खुशबू की चोरी जैसा मामला नहीं सुना था। ये एक अजीब पहेली थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये तो बहुत ही अनोखा मामला है। खुशबू को कैसे मापा जाए और चोरी का सबूत कैसे दिया जाए? तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये मामला उतना ही पेचीदा है जितना कि हवा को पकड़ना, लेकिन न्याय जरूर होगा। बीरबल ने नसरुद्दीन से पूछा, नसरुद्दीन, तुम्हें करीम से क्या चाहिए? नसरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे अपनी खुशबू का हर्जाना चाहिए। जहांपनाह, उसे मेरे इत्र की खुशबू का दाम चुकाना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया। ठीक है करीम, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? करीम ने अपनी जेबें टटोली और कुछ सिक्के निकाले। जहांपनाह, मेरे पास बस ये कुछ सिक्के हैं। बीरबल ने करीम से वे सिक्के ले लिए। फिर उन्होंने दरबारियों से कुछ और सिक्के मांगे। उन्होंने सभी सिक्कों को अपने हाथ में लिया और उन्हें हिलाया, जिससे एक खनकने की आवाज आई। फिर बीरबल ने नसरुद्दीन से कहा, नसरुद्दीन, ध्यान से सुनो। बीरबल ने सिक्कों को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में पलटा, जिससे फिर से खनकने की आवाज आई। क्या तुमने सुना, नसरुद्दीन? बीरबल ने पूछा। नसरुद्दीन ने भ्रमित होकर कहा, हां, मैंने सिक्कों की आवाज सुनी। बहुत अच्छे, बीरबल ने कहा, तुम्हारी खुशबू की चोरी का भुगतान हो गया है। नसरुद्दीन और सभी दरबारी हैरान रह गए। क्या भुगतान हो गया? कैसे? नसरुद्दीन चिल्लाया। मुझे तो पैसे नहीं मिले। बीरबल मुस्कुराए। नसरुद्दीन, तुम करीम की दुकान के बगल में खड़े होकर अपनी खुशबू बेचते हो, और करीम उस खुशबू को हवा से हवा तक मुफ्त में लेता है, तो तुम्हें अपनी खुशबू का भुगतान भी हवा से हवा तक ही मिलेगा। बीरबल ने आगे समझाया, जैसे करीम ने तुम्हारी खुशबू का मुफ्त में आनंद लिया, वैसे ही तुम्हें इन सिक्कों की आवाज का मुफ्त में आनंद लेना चाहिए। सिक्कों की आवाज पैसों के इस्तेमाल का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी खुशबू हवा में घुलने का प्रतीक है। उसने तुम्हारी खुशबू की हवा ली, तुमने इन सिक्कों की आवाज की हवा ली। हिसाब बराबर। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ये कैसा न्याय था? हवा से हवा तक। नसरुद्दीन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो न तो सहमत हो सका और न ही असहमत। बीरबल ने उसे एक ऐसी पहेली में फंसा दिया था जिसका कोई जवाब नहीं था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। खुशबू की चोरी का इससे बेहतर न्याय हो ही नहीं सकता। बीरबल ने करीम को उसके सिक्के वापस कर दिए। करीम ने राहत की सांस ली और बीरबल का धन्यवाद किया। नसरुद्दीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह कितना लालची और मूर्ख था। वो चुपचाप अपनी दुकान पर लौट गया। अब उसे करीम के खुशबू लेने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि खुशबू को न तो चुराया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है जब वो हवा में घुल जाए। बीरबल ने यह भी कहा, और नसरुद्दीन, एक बात याद रखना, खुशबू का असली आनंद तब है जब वो फैल जाए और दूसरों को भी प्रसन्न करे। अगर तुम हर सांस लेने वाले से पैसे वसूलने लगोगे तो तुम्हारी खुशबू का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस घटना के बाद नसरुद्दीन थोड़ा बदल गया। वो पहले जितना कंजूस नहीं रहा। उसने सीखा कि जीवन में कुछ चीजें मुफ्त में भी दी जानी चाहिए, खासकर जब वे खुशबू जैसी अदृश्य और आनंददायक हो। करीम और नसरुद्दीन के बीच भी अब कोई मनमुटाव नहीं रहा। करीम अभी भी खुशबू लेता था, लेकिन अब नसरुद्दीन उसे देखकर मुस्कुराता था। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता और हास्य से एक जटिल समस्या का समाधान किया, ये दिखाते हुए कि न्याय हमेशा सीधे तरीके से नहीं, बल्कि कभी कभी हवा से हवा तक भी हो सकता है। ये कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई और लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। कहानी का अंत। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने विशाल और भव्य राजमहल में टहल रहे थे। उनका महल इतना बड़ा था कि उसमें अनगिनत कमरे,
गलियारे और रहस्यमयी रास्ते थे। अकबर को अपने महल पर बहुत गर्व था, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उनके महल में एक ऐसा दरवाजा था जो कहीं नहीं जाता था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर सोने और चांदी का काम किया गया था। वो एक दीवार पर लगा हुआ था, लेकिन जब उसे खोला जाता था तो उसके पीछे सिर्फ एक और दीवार होती थी। अकबर ने कई बार उस दरवाजे को खोला था। हर बार उनके सामने एक ठोस दीवार ही आती थी। उन्होंने कई वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाया था, जिन्होंने दरवाजे की जांच की थी। सबने यही कहा था कि यह दरवाजा बस एक सजावट है, इसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। लेकिन अकबर को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दरवाजा जो कहीं नहीं जाता, वो भला क्यों बनाया गया होगा? ये उनके लिए एक बड़ी पहेली थी। अकबर को लगा कि यह दरवाजा उनके महल की शान में एक दाग है। एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ दीवार तक ले जाता है। ये कैसा मजाक है? एक दिन अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, मेरे महल में एक ऐसा दरवाजा है जो मुझे रातों की नींद हराम कर देता है। वो कहीं नहीं जाता। जब उसे खोला जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक दीवार होती है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही अनोखी पहेली है। एक दरवाजा जो कहीं नहीं जाता, ये तो किसी जादूगर की चाल लगती है। जादू नहीं बीरबल, ये वास्तविकता है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस दरवाजे का रहस्य सुलझाओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें बहुमूल्य इनाम दूंगा। अकबर ने कहा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो उस दरवाजे को देखने गए। उन्होंने दरवाजे को ध्यान से देखा, उसकी नक्काशी को छुआ और उसे कई बार खोला और बंद किया। हर बार उनके सामने एक ठोस दीवार ही आती थी। बीरबल ने उस दीवार पर भी हाथ फेरा। वो दीवार किसी भी अन्य दीवार की तरह ही ठोस और मजबूत थी। बीरबल ने आसपास के क्षेत्र का भी मुआयना किया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास वापस आए। जहांपनाह, मुझे लगता है कि मैंने अदृश्य दरवाजे का रहस्य सुलझा लिया है। अकबर उत्सुकता से बोले, क्या? सच में? बताओ बीरबल, क्या रहस्य है उसके पीछे? क्या वह कोई गुप्त रास्ता है जो खुलता नहीं, या कोई खजाना छिपा है उसके पीछे? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, उसके पीछे कोई गुप्त रास्ता नहीं है और न ही कोई खजाना छिपा है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। क्या है वो रहस्य? अकबर ने बेसब्री से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उस दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है। अकबर और दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ भी नहीं? अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हें एक गंभीर समस्या दी है और तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरा मतलब है कि उस दरवाजे के पीछे वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक दरवाजा है जो एक दीवार पर लगा है और उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। दरबारी हंसने लगे। बीरबल तो पागल हो गए हैं। एक दरबारी ने फुसफुसाया, एक दरवाजा जो कहीं नहीं जाता, उसका रहस्य कुछ भी नहीं है। अकबर भी थोड़ा नाराज हुए। बीरबल, मैं तुमसे एक समाधान की उम्मीद कर रहा था, न कि एक दर्शन की। तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि वो दरवाजा क्यों बनाया गया था? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, वो दरवाजा इसलिए बनाया गया था क्योंकि महल के निर्माताओं ने इसे एक पहेली के रूप में छोड़ दिया था। पहेली? अकबर ने पूछा। हां जहांपनाह, वे चाहते थे कि आप और आपके वंशज इस दरवाजे को देखें और सोचें कि इसका क्या मतलब है। वे चाहते थे कि आप जीवन में उन चीजों के बारे में सोचें जिनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वे मौजूद होती हैं। बीरबल ने कहा। अकबर सोचने लगे। तो
तुम कह रहे हो कि ये दरवाजा सिर्फ इसलिए है ताकि हम उसके बारे में सोचें? बिल्कुल, जहांपनाह। और मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं, बीरबल ने कहा। क्या? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। उस दरवाजे के पीछे एक अदृश्य कमरा है, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। सभी दरबारी चौंक गए। अदृश्य कमरा? अकबर ने विस्मय से पूछा। तुम क्या बात कर रहे हो बीरबल? क्या तुम जादू की बात कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। नहीं, जहांपनाह, कोई जादू नहीं। अदृश्य कमरा हमारे दिमाग में है। जब हम उस दरवाजे को देखते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि उसके पीछे क्या हो सकता है। हम उसके पीछे एक खजाना, एक गुप्त रास्ता या एक नई दुनिया की कल्पना करते हैं। वो अदृश्य कमरा हमारी कल्पना का कमरा है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वाह बीरबल, ये तो बहुत ही अनोखा विचार है। तो तुम कह रहे हो कि वह दरवाजा हमें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है? बिल्कुल, जहांपनाह। और वह दरवाजा हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर हंस पड़े। तो मैं इतने समय से एक दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं ढूंढ रहा था, जबकि उसके पीछे मेरी अपनी कल्पना छिपी थी। बीरबल ने सिर हिलाया। और यही उस दरवाजे का सबसे बड़ा रहस्य है, जहांपनाह। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम वाकई अतुलनीय हो। तुमने एक ऐसी समस्या का समाधान कर दिया जो मुझे वर्षों से परेशान कर रही थी, और तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। अकबर ने उस दिन के बाद से उस दरवाजे को कभी परेशान होकर नहीं देखा। अब जब भी वो उस दरवाजे को देखते तो मुस्कुराते। उन्हें पता था कि उसके पीछे कोई भौतिक चीज नहीं थी, लेकिन उसके पीछे एक असीम दुनिया थी, उनकी अपनी कल्पना की दुनिया। एक बार एक विदेशी राजदूत अकबर के महल में आया। उसने उस दरवाजे को देखा और उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, ये दरवाजा कहा जाता है? अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने आंख मारी। अकबर ने राजदूत से कहा, जनाब, ये दरवाजा एक बहुत ही खास जगह पर जाता है। ये कल्पना की दुनिया में जाता है। राजदूत चकित रह गया। उसने दरवाजे को खोला और सिर्फ एक दीवार देखी। फिर उसने अकबर के चेहरे पर मुस्कान देखी और बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझा। उस दिन के बाद से राजमहल का अदृश्य दरवाजा अकबर के महल की एक प्रसिद्ध विशेषता बन गया। यह न केवल एक सजावट थी, बल्कि एक पहेली भी थी जो लोगों को सोचने और कल्पना करने पर मजबूर करती थी। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट चीजों में भी सबसे गहरा रहस्य छिपा होता है, और ये कि सबसे महत्वपूर्ण दरवाजे वे होते हैं जो हमारे दिमाग में खुलते हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी अनोखी कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी का अंत। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने विशाल महल के आंगन में टहल रहे थे। सूरज की किरणें चमचमा रही थी और दिन बहुत सुहावना था। अकबर को सुबह की सैर बहुत पसंद थी। वो अक्सर टहलते हुए अपने साम्राज्य के बारे में सोचते थे या अपने मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। अकबर ने देखा कि जब वो धूप में खड़े थे तो उनकी परछाई नहीं बन रही थी। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा और फिर से देखा। सचमुच, जहां उनकी परछाई होनी चाहिए थी, वहां कुछ भी नहीं था। जमीन बिल्कुल खाली थी, जैसे कोई खड़ा ही न हो। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने अपने हाथ पैर हिलाए, अपने शरीर को घुमाया, लेकिन उनकी परछाई बिल्कुल गायब थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य था। एक राजा जिसकी परछाई ही गायब हो जाए, ये तो बहुत ही अपशकुन की बात थी। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया। देखो, देखो, मेरी परछाई कहां चली गई? सूरज की रोशनी है, लेकिन मेरी परछाई नहीं है।
दरबारी भी चौंक गए। उन्होंने अकबर की ओर देखा, फिर जमीन की ओर। सचमुच अकबर की परछाई कहीं नहीं थी। वे सब डर गए। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो किसी काले जादू का असर है। महाराज को कुछ हो गया है। राजपुरोहितों को बुलाया गया। उन्होंने कई अनुष्ठान किए, मंत्र पढ़े और देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अकबर की परछाई जस की तस गायब रही। अकबर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगने लगा था कि अगर उनकी परछाई वापस नहीं आई तो उनका साम्राज्य संकट में पड़ जाएगा। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। वो दिन भर उदास रहते और किसी काम में उनका मन नहीं लगता। दरबार में भी एक उदासी का माहौल छा गया था। आखिरकार अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने अपनी उदास आवाज में कहा, मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसने मेरी परछाई को मुझसे छीन लिया है। सूरज की रोशनी है, लेकिन मेरी परछाई नहीं है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने गंभीरता से सारी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत ही अनोखी पहेली है। एक राजा की परछाई गुम हो जाए, यह तो किसी जादूगर की चाल लगती है। जादू नहीं बीरबल, ये वास्तविकता है और मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य को सुलझाओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें बहुमूल्य इनाम दूंगा। अकबर ने कहा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अकबर को धूप में खड़े होने के लिए कहा और खुद भी उनकी परछाई को ढूंढने लगे। उन्होंने जमीन पर ध्यान से देखा, लेकिन सचमुच अकबर की परछाई कहीं नहीं थी। बीरबल ने अकबर के आसपास के क्षेत्र का भी मुआयना किया। उन्होंने देखा कि अकबर जहां खड़े थे वहां जमीन पर एक गहरा, चौड़ा कुआं था। कुएं का मुंह बड़ा और खुला हुआ था और उसके अंदर अंधेरा था। बीरबल ने कुछ दिनों तक इस रहस्य पर काम किया। उन्होंने कई लोगों से बात की, महल के वास्तुकारों से पूछा, लेकिन किसी को भी इस समस्या का कोई जवाब नहीं मिला। दरबारी तो बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे। बीरबल भी हार मान गए। एक परछाई को भला कोई कैसे वापस ला सकता है? कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास वापस आए। जहांपनाह, मुझे लगता है कि मुझे आपकी गुम हुई परछाई का रहस्य मिल गया है। अकबर उत्सुकता से बोले, क्या? सच में? बताओ बीरबल, क्या रहस्य है उसके पीछे? क्या किसी ने जादू किया है या किसी ने मेरी परछाई चुरा ली है? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, किसी ने कोई जादू नहीं किया है और न ही किसी ने आपकी परछाई चुराई है। आपकी परछाई वही है जहां उसे होना चाहिए। अकबर और दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। वही है तो कहाँ है? अकबर ने बेसब्री से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी परछाई आपके पैरों के ठीक नीचे है। अकबर और दरबारी फिर से चौंक गए। मेरे पैरों के नीचे? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अकबर ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, जहां आप खड़े होते हैं वहां आपके ठीक नीचे एक बहुत गहरा कुआं है। जब सूरज ठीक आपके ऊपर होता है तो आपकी परछाई सीधी कुएं के अंदर गिरती है। क्योंकि कुआं बहुत गहरा है और अंदर अंधेरा है, इसलिए आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये बात इतनी सरल और तार्किक थी कि किसी ने सोची ही नहीं थी। अकबर ने अपनी आंखें चौड़ी की। उन्होंने उस कुएं की ओर देखा जहां वह अक्सर खड़े होकर टहलते थे। कुएं का मुंह वास्तव में उनके पैरों के ठीक नीचे था। बीरबल ने आगे समझाया, जहांपनाह, अगर आप थोड़ी देर बाद खड़े होंगे, जब सूरज थोड़ा हट जाएगा तो आपकी परछाई कुएं से बाहर निकल आएगी और आपको दिखने लगेगी। अकबर ने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद जब सूरज थोड़ा सा खिसका तो अकबर ने देखा कि उनकी परछाई धीरे धीरे कुएं के किनारे से बाहर निकल रही थी और जमीन पर बन रही थी। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल,
तुमने कमाल कर दिया। मैं इतने दिनों से परेशान था और मेरी परछाई सिर्फ एक कुएं के अंदर छिपी हुई थी। दरबारी भी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही थी कि उन्होंने इस सरल बात पर ध्यान नहीं दिया। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम वाकई अतुलनीय हो। तुमने एक ऐसी समस्या का समाधान कर दिया जो मुझे वर्षों से परेशान कर रही थी, और तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ी पहेलियां हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम बहुत गहराई से सोचते हैं। हमें बस थोड़ा सा ऊपर देखना होता है। अकबर ने उस दिन के बाद से उस कुएं के पास खड़ा होना बंद कर दिया, और अगर कभी वो गलती से खड़े भी होते तो उन्हें पता होता था कि उनकी परछाई कहाँ है। एक बार एक नया दरबारी अकबर के दरबार में आया। उसने अकबर की परछाई के बारे में सुना था और उसने पूछा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपकी परछाई कभी कभी गुम हो जाती है। क्या यह सच है? अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने आंख मारी। अकबर ने दरबारी से कहा, जनाब, मेरी परछाई कभी गुम नहीं होती, वो बस कभी कभी गहराई में चली जाती है। दरबारी भ्रमित हो गया, लेकिन अकबर और बीरबल हंसने लगे। उस दिन के बाद से अकबर की परछाई गुम हो गई कि कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। यह न केवल एक मजेदार कहानी थी, बल्कि एक पहेली भी थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी कि कभी कभी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे स्पष्ट चीजों में भी सबसे गहरा रहस्य छिपा होता है, और ये कि हमें हमेशा चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी अनोखी कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी का अंत। एक समय की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में रोज की तरह ज्ञानवर्धक चर्चाएं चल रही थी। तभी एक नया दरबारी, जिसका नाम था दरबारी लालचंद, अपनी बढ़ी चढ़ी बातों से सबको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। लालचंद अक्सर ऐसी बातें कहता था जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उनमें सच्चाई का अंश कम ही होता था। वो खुद को बहुत बुद्धिमान और विद्वान साबित करना चाहता था। एक दिन लालचंद ने एक अजीबोगरीब दावा किया। जहांपनाह, उसने कहा, मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी खोजी है जिससे मैं किसी भी इंसान का झूठ साथ अलग अलग रंगों में देख सकता हूं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में एक खास रंग झलकता है और मैं उसे पहचान सकता हूं। अकबर और दरबारी चौंक गए। 7 रंगों में झूठ? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह तो बड़ा ही कमाल का दावा है लालचंद, क्या तुम सच कह रहे हो? लालचंद ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, बिल्कुल जहांपनाह, मेरा ज्ञान इतना गहरा है कि मैं झूठ के हर सूक्ष्म रंग को पहचान सकता हूं। जैसे अगर कोई छोटा झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में हल्का हरा रंग झलकता है। अगर कोई बड़ा झूठ बोलता है तो उसमें गहरा लाल रंग दिखाई देता है, और अगर कोई जानलेवा झूठ बोलता है तो वो काला रंग लेता है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ तो लालचंद की बात पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन कुछ को उस पर संदेह था। अकबर को भी लालचंद की बात थोड़ी अटटी लगी, लेकिन उन्हें यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या यह सच हो सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच कोई झूठ को रंगों में देख सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत ही रोचक दावा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि लालचंद ये देखता कैसे है। क्या उसके पास कोई विशेष चश्मा है, या वह अपनी आंखों से ही ये सब देखता है? लालचंद ने कहा, यह सब मेरे ज्ञान और अनुभव का कमाल है बीरबल। मेरी आंखें इतनी प्रशिक्षित है कि वे आवाज के सूक्ष्म रंगों को भी पहचान लेती है। अकबर ने कहा, ठीक है लालचंद, हम तुम्हारी क्षमता का परीक्षण करेंगे।
अगर तुम सचमुच झूठ को रंगों में पहचान सकते हो तो हम तुम्हें बहुमूल्य इनाम देंगे। लालचंद बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो दरबार में बीरबल से भी ज्यादा सम्मानित हो जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस परीक्षण का आयोजन करो और मुझे ये भी बताओ कि क्या लालचंद सच कह रहा है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं कल इस परीक्षण का आयोजन करूंगा। अगले दिन दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि लालचंद कैसे झूठ को रंगों में पहचानता है। बीरबल ने एक मंच तैयार करवाया और उस पर लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, बैंगनी और काला 7 अलग अलग रंगों के पर्दे लगवाए। बीरबल ने घोषणा की, आज हम लालचंद की इस अनोखी क्षमता का परीक्षण करेंगे। हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और लालचंद हमें बताएगा कि जवाब में कौन सा रंग का झूठ छिपा है। बीरबल ने सबसे पहले एक दरबारी को बुलाया और उससे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछा, क्या तुम आज सुबह नाश्ता करके आए हो? दरबारी ने कहा, हां बीरबल, मैंने नाश्ता किया है। लालचंद ने तुरंत कहा, यह एक छोटा सा झूठ है, इसमें हल्का हरा रंग झलकता है। बीरबल ने दरबारी की ओर देखा। दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बीरबल, मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैं इतनी जल्दी में था कि मुझे समय ही नहीं मिला। लालचंद खुशी से उछल पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना, ये एक हल्का हरा झूठ था। दरबारी और अकबर भी हैरान थे। लालचंद ने सही पहचाना था। बीरबल ने फिर एक और दरबारी को बुलाया और उससे थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा, क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? दरबारी थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, नहीं बीरबल, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लालचंद ने तुरंत कहा, यह एक बड़ा झूठ है, इसमें गहरा लाल रंग झलकता है। बीरबल ने दरबारी की ओर देखा। दरबारी ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं बीरबल, मैंने एक बार एक व्यापारी को धोखा दिया था, लेकिन मैंने बाद में अपनी गलती सुधार ली थी। फिर से लालचंद सही था। दरबार में तालियां बजने लगी। लालचंद घमंड से फूला नहीं समा रहा था। अकबर भी प्रभावित हुए। बीरबल ने अब लालचंद की ओर देखा। लालचंद, तुम सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन अब मेरा एक सवाल है। लालचंद आत्मविश्वास से बोला, पूछो बीरबल, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे सवाल में कौन सा झूठ छिपा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और पूछा, लालचंद, क्या तुम सचमुच झूठ को रंगों में देख सकते हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने लालचंद की ओर देखा। लालचंद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा हकलाया, फिर बोला, हां बीरबल, मैं बिल्कुल देख सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो लालचंद, बताओ, तुम्हारे इस जवाब में कौन सा रंग का झूठ है? लालचंद परेशान हो गया। वो सोचने लगा, अगर वो कहता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो स्वीकार कर रहा है कि वो झूठ को रंगों में नहीं देख सकता, और अगर वो कहता है कि वो सच बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है और बीरबल उसे झूठा साबित कर देगा। ये एक ऐसी पहेली थी जिससे वो निकल नहीं सकता था। लालचंद का चेहरा पीला पड़ गया। वो पसीने पसीने हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, मुझे लगता है कि लालचंद की रंगों में झूठ देखने की क्षमता अभी थोड़ी अस्पष्ट हो गई है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम हमेशा कमाल करते हो। तो तुम कह रहे हो कि लालचंद खुद झूठ बोल रहा है कि वो झूठ को रंगों में देख सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लालचंद ने जिन 2 दरबारियों के झूठ को पहचाना वो सिर्फ संयोग था। वो जानता था कि दरबारी अक्सर छोटे मोटे झूठ बोलते हैं और उसने बस अंदाजा लगाया, लेकिन जब बात खुद पर आई तो वो फंस गया। लालचंद शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झूठ बोला था कि वो झूठ को रंगों में देख सकता है, और बीरबल ने उसे अपने ही जाल में फंसा लिया था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, झूठ के 7 रंग नहीं होते,
झूठ सिर्फ एक रंग का होता है, वो है अंधेरा, और सच्चाई हमेशा रोशनी की तरह चमकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से एक बार साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई में होती है। बीरबल ने लालचंद से कहा, लालचंद, झूठ बोलने की बजाय तुम्हें अपनी प्रतिभा का उपयोग सच्चाई खोजने में करना चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, उसे दिखावे से ढकने की जरूरत नहीं। लालचंद ने बीरबल से माफी मांगी और कहा कि वो कभी दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। उसने सीखा कि अपनी क्षमता से ज्यादा दावे करने से सिर्फ शर्मिंदगी मिलती है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें लोगों को उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचानना चाहिए। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य उपहार से सम्मानित किया। बीरबल, तुमने न केवल एक झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि सच्चाई हमेशा सबसे सुंदर रंग में चमकती है। उस दिन के बाद से लालचंद ने कभी भी बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं की। वो एक विनम्र दरबारी बन गया और उसने अपनी वास्तविक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से एक जटिल समस्या का समाधान किया, ये दिखाते हुए कि झूठ के कितने भी रंग क्यों न हों, सच्चाई हमेशा उसे उजागर कर देती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी अनोखी कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गई।